नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। ये जो है इसमें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप देख लीजिएगा। कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें, 4 से 5 आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? अभी हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तत्पश्चात उसके ही जस्ट बाद हम लोग संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं। देखो, यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक? तो यहाँ से जो आपको बात ध्यान रखनी है कि मौलिक कर्तव्य जो थे ये पहले हमारे संविधान का पार्ट नहीं था। जब हमारा संविधान, मूल संविधान जो लागू किया गया था, उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक अधिकार बस थे, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान संशोधन या लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को, तो उसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो सन 1976 में। ये सन याद रखना है आपको, और ये आपको 42वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है, और बस इतने ही पॉइंट इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। और किसकी समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत हुआ था, उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पूछा जाता है कि ये मौलिक कर्तव्य जो है कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? अब देखो, इसे भाग 4 का क यानी भाग 4 ए के अंतर्गत अनुच्छेद क के तहत रखा गया है। यानी कि जो भाग 4 है हमारे संविधान का, उसके अंतर्गत ये जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बस देखो, मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है, लेकिन आपको उनको रटने की ज़रूरत नहीं कि 11 क्या-क्या हैं, ठीक ना? लेकिन इसमें से आपको जो रटने वाली चीज़ें हैं, मतलब ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा, वो इंपॉर्टेंट क्या-क्या है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान से देके आप सुनिए बात को मेरी। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है सीधे-सीधे कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमारे संविधान में कौन से देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और ये पहले नहीं था हमारे संविधान में, जब मूल संविधान था उसके अंतर्गत नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया, और जिस समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट ये फैक्ट याद रखने हैं, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। बस इतने ही पॉइंट आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्या बताया था? मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 के अंतर्गत है, आपको याद है? भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, और भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व हैं। लेकिन ये जैसे हमने पढ़ा था अभी, भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भाग 4 का ही एक खंड है, भाग 4 का क खंड है। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। मौलिक अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार है भाग 3 में, ठीक है? समझ में है क्या आपको? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी अपन उस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। अभी हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है ना? चलो, देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। तो आपको बस ये याद ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वर्तमान में 11 हैं। तो जो ये संविधान संशोधन 42वां किया गया था 1976 में, तो जब मौलिक अधिकार कितने जोड़े गए थे? तो टोटल 10 मौलिक अधिकार उस समय जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं। तो आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि शुरू में 10 थे, अभी 11 हैं। तो 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जो मौलिक अधिकार है ये कब जोड़ा गया था? सन 2002 में। सन 2002 में 86वां संविधान का संशोधन किया गया था, उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। और उसमें क्या लिखा गया था? ये क्या अधिकार है मौलिक कर्तव्य? तो ये मौलिक कर्तव्य जो है 11वां क्या है? ये क्या कहता है कि माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना अनिवार्य होगा। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के अगर बच्चे हैं तो उनको जो है प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। मौलिक कर्तव्य है ये, ठीक ना? तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। बस यहाँ पे अधिकारों में सब में से आपको 11वां मौलिक अधिकार ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य आपको ध्यान रखना है कि ये लास्ट में जोड़ा गया था, और शुरू में 10 थे।
और कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे रूस के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था, भाग भाग 4 के क में 51 क के अंतर्गत। ठीक है, तो बस इतनी ही पॉइंट आपके इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? संघीय कार्यपालिका। देखो संघ, संघ मतलब मैंने बताया था आपको कि हमारा संघ का मतलब हमारा देश, भारत देश होता है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। हमारे छोटे छोटे राज्यों को मिला करके ही हमारा देश बनता है, जिसको हम लोग संघ बोलते हैं। तो संघ जो रहेगा उसकी कार्यपालिका कैसे कैसे कार्य करेगी, इसके अंतर्गत क्या शासन व्यवस्था रहेगी, शासन प्रणाली क्या रहेगी, यही सब चीज़ें जो है इस संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो इस संघ कार्यपालिका के अंतर्गत मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग शासन करते हैं, तो किस तरह से शासन करते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हो गया राष्ट्रपति, हो गया उपराष्ट्रपति होगा, फिर उसके बाद मान लीजिए कि ये अलग से आपके मंत्रिमंडल आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे आपको याद करते चलना है, सुनते चलना है। याद करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि माइंड पे फोर्स नहीं डालना है। आप मेरी बातों को सुनते चलेंगे, मैं चूँकि इतनी बार रिपीट कराऊंगा कि आपको खुद ही याद हो जाएगा। ध्यान से सुनो मेरे पॉइंट्स को, ठीक है ना। और वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य भी यही है कि ताकि आप हंसते खेलते जब भी आपको समय मिले कान में हेडफोन लगा के बस आपको सुनना है। ज़्यादा आपको फोकस बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, जहाँ पे मैं फोकस करने के लिए बोलूँगा वहाँ पे आपको फोकस करना भी पड़ेगा। तो ध्यान देखो, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, आर्टिकल 53 के अंतर्गत लिखा गया है कि भारतीय संघ यानी जो हमारा देश है उसकी कार्यपालिका यानी कार्य करने की पूरी प्रणाली जो है, उसकी मेन शक्ति किसके पास है? ये राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन ये बस नाम मात्र का है, मतलब ये लिखा बस गया है, लेकिन जो मेन उसका जो करता है, कार्य करता धरता कौन है? प्रधानमंत्री का ही ज़्यादा नाम हम लोग लेते हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये किया वो किया। राष्ट्रपति का नाम ज़्यादातर कौन लेते हैं? लेकिन जो नाम से, किसके नाम से किया जाता है? तो राष्ट्रपति का ही साइन करवाया जाता है बाद में, सबसे लास्ट में। मतलब उन्होंने ही पारित कर दिया राष्ट्रपति के द्वारा, तो चीज़ रूल बन जाती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, मतलब ऑप्शन दे के पूछेंगे कि राष्ट्रपति में निहित होती है या प्रधानमंत्री में होता है, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इस तरह से। तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है? राष्ट्रपति जो मेन है हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है ना। कार्यपालिका का शक्ति जितनी जिसके हाथ में रहेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और जो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा जो रहती है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री बैठते हैं और जितने भी अलग अलग विभागों के मंत्री बैठते हैं, तो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा के अंतर्गत ही बैठते हैं। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब देखो, मंत्रिमंडल जो रहेंगे वो प्रधानमंत्री को बात बताएंगे, प्रधानमंत्री जो बात होगी लास्ट में राष्ट्रपति जी के पास बताएगा, ये कहने का। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री वो उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि सब कुछ देख रेख कौन कर रहा है, सब कुछ समझ कौन रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मंत्रिमंडल कर रहा है। मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री को कर रहा है, तो मतलब मेन हेड एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही है अपने इंडिया के अंतर्गत, ठीक ना, करता धरता। लेकिन नाम मात्र के लिए कौन है? राष्ट्रपति, नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो ये बस पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए इतना। और ये पॉइंट पूछा जाता है भारत में संसदीय व्यवस्था कौन से देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आने शुरू होते हैं। ये वीडियो अब देखो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको इसको बस सुनना है, बस रटने की कोशिश नहीं करनी है। तो बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते चलिए। देखिए, यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान, यानी कि भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति होगा या नहीं होगा, ये जो बात है ये ली गई है हमारे यूएसए के संविधान से। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति को लिया गया है कि नहीं, हमारे देश के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा। ये पॉइंट जो है, और ये पॉइंट संविधान के अंतर्गत हमारे आर्टिकल 52 के अंतर्गत वर्णित है कि हमारे भारत का देश में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति होगा, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत ये चीज़ें वर्णित हैं, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होगा ये देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। देखो, ये MPPSC 2020 में भी क्वेश्चन आया था। तो ये पॉइंट हैं जो ना SSC के अंतर्गत भी पूछा जाता है, और जितने भी स्टेट PSC होते हैं, UPSC भी में ये क्वेश्चन आता है। इसको आपको क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान क्या रखने की जरूरत है? आपको ऑलरेडी पता होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पहले से आती हैं। तो देखो, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि जो भी अगर नियम कानून लोकसभा में पारित होता है तो उसको जो है
पारित होने के बाद उसको लास्ट सिग्नेचर जो होता है राष्ट्रपति का होता है। अगर राष्ट्रपति ने साइन कर लिया तो वो नियम बन जाता है, यानी कि मेन जो है राष्ट्रपति ही होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। हमारा जो राष्ट्रपति होगा ये भारत देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति तो होगा, आर्टिकल 52 में बताया गया कि राष्ट्रपति हमारे देश के अंतर्गत एक होगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति की भाई कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये देखते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए संविधान के अनुच्छेद 58 में लिखा गया है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 58 के अंतर्गत लिखा गया है। और इसमें क्या क्या पॉइंट लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यह लाभ का मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी पदाधिकारी पद पर न हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी मतलब नौकरी ना करता हो, सीधा सा बात यहाँ पे है। ये पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। बट अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी पद पे कार्य कर रहा है कोई, मान लीजिए कि जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या केंद्र से सरकार की सेवा कर रहा है तो लाभ के पद पे है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार से उसको वेतन मिल रहा है तो नौकरी कर रहा है तो मतलब सरकारी नौकरी कर रहा है तो लाभ के पद पे है। सरल शब्दों में बात ये है। नेक्स्ट देखो, तो वो सरकारी नौकरी नहीं करता होना चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा कि मतलब कोई अगर संसद का चुनाव लड़ता है तो अपनी नौकरी छोड़ देता है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका अरविंद केजरीवाल भी थे। आपको इस तरह से पॉइंट को रिलेट करके याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान आर्टिकल 54 में है कि राष्ट्रपति का किस तरह से निर्वाचन होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये जो है आर्टिकल 54 के अंतर्गत है। और संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है आर्टिकल 58। और संविधान का कौन सा पार्ट बताता है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। तो ये जो है ना 52 आपको ध्यान रखना है। बस आप 52 ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य रहते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। आप इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे लूसेंट को तो ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें जो है इसका मीनिंग क्या हो रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में इसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य जो अपने राज्य है राज्य सरकार उसके जो विधानसभा होते हैं उस विधानसभाओं में जितने भी निर्वाचित सदस्य रहते हैं ये तीनों जगह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये पॉइंट ईस्ट इफेक्ट की तरफ से याद रखना है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें राज्यसभा और लोकसभा के ही सदस्य भाग नहीं लेते, उसके अलावा राज्यों के जो विधानसभा के भी जो सदस्य हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तीनों लोग सांसद लोग जितने भी होते हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि जो कि चुने गए होंगे, मतलब जो निर्वाचित होकर आए हैं वहाँ पे बैठने उस पद पे, जो नियुक्त किए गए हैं वो लोग नहीं लेते हैं पार्टिसिपेट। जैसे कि आंग्ल समुदाय के होते हैं तो वो लोग, उन लोगों का वोट वैलिड नहीं होगा, लेकिन अभी आंग्ल समुदाय वाला भी हटा दिया गया है उन लोगों को, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। यानी कि अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो यहाँ पे पॉइंट ये है, देखो इसको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति पद के लिए लड़ना चाहता है तो पहले सबसे पहले उसमें जो है 50 सदस्य जो होंगे उसको प्रस्तावित करेंगे कि हाँ ये राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन कर रहा है, और 50 सदस्य जो होंगे उसको हाँ उसके साथ में खड़े होंगे कि हाँ इसको करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं, स्टा फैक्ट हैं, जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत है, ना ही एग्जाम में आना है। लेकिन जो एग्जाम में आना है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत देश के अंतर्गत ये व्यवस्था है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। जैसे अमेरिका के अंतर्गत क्या व्यवस्था है कि एक ही बार एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। जैसे बराक ओबामा हो गए, तो बराक ओबामा 2 बार बन चुके थे तो तीसरी बार वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते थे। ये मतलब वहाँ पे नियम है अमेरिका के अंतर्गत। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं। भारत के अंतर्गत जितनी बार भी आप राष्ट्रपति के पद पर रहना चाहें, जितनी बार भी आप चुनाव जीतेंगे आप बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणिक मत पद्धति के अनुसार होता है। ये जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति किसके अंतर्गत वर्णित है, आर्टिकल 55 के अंतर्गत है। देखो
यहाँ से ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये जब आप पेपर देंगे तब समझ में आएगा, बट मैं बता रहा हूँ तो इसको आप याद कैसे करेंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकल संक्रमणी पद्धति क्या होती है आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो एकल संक्रमणी पद्धति का मतलब ये होता है कि अगर जितने भी मान लीजिए 3 लोग निर्वाचन में राष्ट्रपति के पद पे उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो ठीक है ना? तो इनमें से ये नहीं करना होता कि हम इनमें से तीनों में से एक को वोट देंगे, आपको वोट तीनों को देना होता है। लेकिन इसमें आपको मतलब सबसे ऊपर किसे रखेंगे, ए, बी, सी में से इस सीक्वेंस में रखा जाता है। तो जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने सबसे ऊपर रखा होता है प्रथम श्रेणी पे जिसको देखना चाहते हैं, तो उसी व्यक्ति को ही राष्ट्रपति बना दिया जाता है, यानी वोट सबको देना होता है। तो इसका मतलब होता है एकल संक्रमणी पद्धति, यानी सीक्वेंस में, सीरीज में नंबरिंग होती है उसकी। तो जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले होते हैं उसको बना दिया जाता है राष्ट्रपति। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्माता उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्यों को अवैध घोषित नहीं किया जाता है। देखो, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उसको मैं रीड आउट कर दूंगा, आपके दिमाग में जाके वो स्टोर हो जाएंगे, लेकिन जो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको बार बार करके आपको याद कराऊंगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है, विधान से सुनते चलो और वीडियो को आगे देखते चलो अंत तक। देखो, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति का कब तक, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, यानी कि अगर उसका 5 साल पूरा हो गया है तब तक उसका उत्तराधिकारी अगर पद को शपथ नहीं ले रहा है तब तक राष्ट्रपति जो पहले का है वही राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कि कभी खाली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो राज्य ऐसा नहीं किया जाता है हमारे देश के अंतर्गत, क्योंकि राष्ट्रपति जो हमारा है वो ऐसा मतलब प्रावधान है संविधान के अंतर्गत कि उसको हमेशा जो है पद पे बना रहना चाहिए। कोई न कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हमारे देश का हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना? ये आगे पॉइंट मिलेगा तो काफ़ी मैं डिटेल से इसको आपको बताने वाला हूँ। देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निश्चित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। इसका मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ से? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और क्या पॉइंट ध्यान रखना है, आगे देखते हैं। देखो, आर्टिकल 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की गई जाएगी, और अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्यों को आवंटन के लिए नियम बनाएगा, यानी कि जो भी कितने भी कार्य होते हैं तो उसको लास्ट में उस पर राष्ट्रपति का साइन करवाया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि ये राष्ट्रपति जी ने किया है। मेनली काम तो मुख्यतः मंत्रिमंडल ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति का उसमें अंतिम मुहर होती है। तो ये पॉइंट बोलना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे, कितने कितने अभी तक राष्ट्रपति हो चुके हैं। इनको हम लोग कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये लगातार मतलब 2 बार तक लगातार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और ये जो राष्ट्रपति थे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, उसी प्रकार से एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार तक उपराष्ट्रपति थे। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं पूछे जाते हैं, बट ये मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है अच्छे से। डॉक्टर सर्वपल्ली उस समय उपराष्ट्रपति थे 2 बार लगातार, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार क्या बोलते हैं अपन, राष्ट्रपति थे। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं। और डॉक्टर वीवी गिरी वीवी गिरी जो हैं ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, वो किसी कारण से वहाँ उस पद पे नहीं हो पाते हैं, यानी कि सीधा सीधा बात होती है कि वो मृत्यु होती है या वो पद का इस्तीफा दे देते हैं, तो तत्काल प्रभाव से, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद होता है कि उसमें किसी न किसी को रहना हमेशा आवश्यक होता है। 1 सेकंड के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। उसके कारण से जो उनको कार्यवाहक बनाया जाता है किस समय के लिए, वो जो थे वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अभी वर्तमान में कौन है हमारे भारत के राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपको ध्यान रखना। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?
प्रतिभा पाटिल थी। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। अभी जो है द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। यानी राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। किन किन दशाओं में त्यागपत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है कौन? अपना राष्ट्रपति। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। दोनों ही पॉइंट, मतलब 10 स्टार लगा के दोनों ही पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अगर मान लीजिए अपना क्या बोलते हैं त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। क्योंकि भाई राष्ट्रपति की जस्ट बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। तो आप बोलता है भाई तुम आप देखो, आप काम धाम, मैं कुछ इस्तीफा दे रहा हूँ। तो सीधे सीधे इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो जस्ट उसके बाद सेकंड अधिकारी जो होता है, मतलब मुख्य फेमस, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है कि आप संभालो, मैं इसमें अब छुट्टी ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। यानी कि अगर मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू त्याग, मतलब करंट में ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति जी हैं जो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, और उपराष्ट्रपति इस बात को जाकर लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे, जैसे कि अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, तो उनको जाके बताएंगे कि राष्ट्रपति जी हमारे जो हैं वो तो क्या बोलते हैं अपन वहाँ पे इस्तीफा दे रहे हैं, तो मैं इस पद को ग्रहण करना चाहता हूँ। तो फिर इस तरह से कार्य आगे फॉरवर्ड किया जाएगा किसी को भी, या फिर चुनाव किया जाएगा। तो ये जो भी प्रक्रिया रहेगी बाद में की जाएगी। और देखो दूसरी, ये तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे रहा है। और दूसरा क्या तरीका है राष्ट्रपति किस तरह से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा। तो ये जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये भी अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। और अमेरिका देश में ये प्रक्रिया है कि अगर राष्ट्रपति गलत अवैधानिक यानी कि संवैधानिक कार्य को नहीं कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो उसको जो है पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो उसी को बोलते हैं अपन महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत अपने संविधान के अंदर वर्णित है। क्या समझ में आपको मेरी बातें आ रही हैं? ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं अपन। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो है अनुच्छेद 61 में उल्लेखित। क्या है वह? है संविधान का अतिक्रमण। यानी कि संविधान को इस तरह से छेड़खानी किया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से राष्ट्रपति चलाना चाह रहा है, संविधान के मूल ढांचा को परिवर्तित करना चाह रहा है। तो वो ये अगर गलत कार्य कर रहा है, असंवैधानिक कार्य कर रहा है हमारा राष्ट्रपति, तो उसमें हम लोग महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को भी पद से हटा सकते हैं। ये प्राविधान अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, इसके अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे स्पीड में, तो क्या रहेगा आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगे अच्छे से। राष्ट्रपति पर संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। परंतु इसके लिए आवश्यक यह है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसकी लिखित सूचना दी जाए कि हम आप पे महाभियोग लगाने वाले हैं, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के स्थापन होंगे। किस पे? जो वो यहाँ पे मतलब 14 दिन पहले जो लेटर लिखा जाएगा राष्ट्रपति को कि हम आप पे महाभियोग लगाने वाले हैं, तो उस पर कम से कम एटलीस्ट 1/4 यानी कि 25% जो संसद जिस सदन में भी, जैसे संसद लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही महाभियोग पारित लगाया जा सकता है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाता है कि महाभियोग कौन से सदन में लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा में भी लगाया जा सकता है, लोकसभा में भी लगाया जा सकता है। राज्यसभा मतलब जहाँ पे उपराष्ट्रपति बैठता है वहाँ पे, और लोकसभा मतलब जहाँ लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं और मंत्रिमंडल बैठते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह। तो दोनों में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए अर्जी डाली जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले शर्त यह है कि राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले आप बताओगे कि लिखित सूचना दोगे कि आप पे महाभियोग हम लगाने वाले हैं, और जो लिखित सूचना देंगे वहाँ पे सदन के 1/4 सदस्य यानी कि 25% लोगों के हस्ताक्षर होंगे कि हम आपको पद से हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, उसके 2/3 सदस्यों का द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। सुनो, संसद के उस सदन यानी कि मान लीजिए लोकसभा में अगर ये पारित हम लोग क्या बोल रहे हैं, महाभियोग राष्ट्रपति पर लगा रहे हैं,
तो उस पे महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, तो उसके जो है लोकसभा के ही, अगर मान लीजिए लोकसभा में पारित किया जाए तो लोकसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने के बाद वो जाएगा राज्यसभा में, या राज्यसभा में अगर 2/3 से पास कर दिया गया है पहले, फिर दोबारा लोकसभा में, फिर पीछे लोकसभा में जाएगा, मतलब किसी में भी एक में हो गया तो दूसरे में जाएगा। और दूसरा सदन जब उस पर राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा, और ऐसे जांच में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप अगर सही निकलते हैं तो जिस सदन में दूसरे वाले सदन में जिसमें गया है तो 2/3 बहुमत, 2/3 का मतलब होता है 75%, ठीक है। 2/3 का 75% होता है, 2/3 का 75% नहीं होता है, 66.66% होता है, मतलब ये है 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना पड़ेगा। क्या बात आपको इतनी समझ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ये रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, याद आपको दिमाग में बैठाने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लगाया जा सकता है। 14 दिन पहले उसको लिखित सूचना देनी होगी, और उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे जब उसको 14 दिन का ये लेटर दिया जाएगा, लेकिन उसको जो पारित करने के लिए 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है। बस इतनी ही पॉइंट आपको इसके ध्यान रखने हैं। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 माह के अंतर्गत भरना होगा, यानी कि राष्ट्रपति अगर पद से हटता है तो उसका जो चुनाव होगा, यानी कि राष्ट्रपति दूसरा जो बनाया जाएगा वो 6 माह के अंदर ही बनाया जाएगा। 6 माह के अंतर्गत चुनाव करके दूसरा राष्ट्रपति वहाँ पे लाना अनिवार्य है। 6 माह से अधिक कोई दूसरी जगह पर, जैसे कि मान लीजिए कि 6 माह के अंतर्गत तब तक कार्यवाहक बना दिया गया, तो लेकिन कार्यवाहक जो है 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता है, तब तक दूसरे को बना के वहाँ पर बिठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से पहले हुई है, या क्या लिखा है यहाँ पे, इससे हुई, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 5 वर्ष पहले ही हो गई है तो वहाँ पे फिर से दोबारा से चुनाव करा के दूसरे को बैठा दिया जाएगा, पॉइंट ये है। किंतु यदि पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है, यानी कि 5 साल पूरा होने में विलम्ब हो जाता है, तो राज अंतराल, हाँ यही पॉइंट मैं ढूंढ रहा था कब से, राज अंतराल न होने पाए, इसलिए वह उपबंध है, यहाँ यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद को धारण नहीं कर लेता है। यानी कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है, ठीक ना, उस राज अंतराल न होने पाए, इसलिए अगर राष्ट्रपति नहीं है तो किसी और को बना दिया जाएगा, अगर नहीं वो नहीं है, मतलब अगर वही बनना चाहते हैं, देखो दोनों में डिफरेंस होता है, एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है, चलिए ठीक है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब तक उस पद को ग्रहण दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है ना, तब तक राष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति माना जाएगा, उस पद पे माना जाएगा, ठीक, ये पॉइंट बोलना। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। कब, कैसी दशा में, जब राष्ट्रपति को मतलब त्यागपत्र देना हो, और लेकिन राष्ट्रपति त्यागपत्र दे चुका है, बट जब तक वो दूसरे व्यक्ति वहाँ पे आके चुनाव करवा के वहाँ पे नहीं बैठते हैं, तब तक राष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति माना जाएगा। उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, ये पॉइंट बोलना। अन्य आकस्मिक दशाओं में राष्ट्रपति को कृत्यों का निर्वहन, यानी कि अगर कुछ मान लीजिए विपत्ति आ गई, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई, तो आकस्मिकता मतलब समझते ही हैं आप, कंटिजेंसी, उस समय में राष्ट्रपति की क्या क्या कार्य कर सकता है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग को। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं से बचने के लिए आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य के संसद में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में पारित किया गया, ठीक है। और इस 1969 का ये जो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम था, इसके अंतर्गत क्या लिखा गया था, यह उपबंधित करता है कि उपराष्ट्रपति को किसी कारणवश, लिखा है, यदि उपराष्ट्रपति भी, जैसे कि राष्ट्रपति मान लीजिए अब पद से नहीं हट रहा है, तो उपराष्ट्रपति भी अगर उस समय नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके भी नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये बात है, मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो वहाँ पे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो इस कार्य को संपादित कर सकता है। देखो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स हैं, शायद यही लास्ट पेज है, हाँ तो राष्ट्रपति से रिलेटेड ये लास्ट पेज है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पढ़ना आवश्यक है। देखो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं कर सकते हैं, आप बस
थोड़े बहुत नंबर ला के खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पास होना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको कुछ लोगों से अलग करना पड़ेगा, सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसको डिटेल में इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको अगर मेरी पुरानी वीडियो आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो इंपॉर्टेंट फालतू के होते हैं मैं उनको खुद डिस्कस नहीं करता हूँ, समय बचाता हूँ आपका, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी इस डिटेल से ही सुनना है, समझना है चीज़ों। देखो, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, इससे बारे में क्या-क्या लिखा गया है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है। यहाँ पे आपको बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, इस पे टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अनेक वेतन तथा भत्ते किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। उनके उनके वेतन भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान। समझ में आया क्या? वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की है। राष्ट्रीय आपातकाल शायद कुछ ऐसे, वित्तीय आपातकाल के समय में भी राष्ट्रपति का जो पैसा रहेगा, जो वेतन भत्ते मिल रहेंगे, उसमें भी कोई कमी नहीं की जा सकती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। सब कोई फैक्ट्स हैं, इनको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, अब यहाँ से पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे, आपको इसमें से ध्यान रखना पड़ेगा। इनको आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करेगा, ये जो अधिकार हैं। और विधायी शक्तियाँ, यानी विधायिका के बारे में क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसके बाद ये भी हम पढ़ेंगे। संसद सदस्यों को मनोनयन का अधिकार और अध्यादेश जारी करने का अधिकार। सैन्य शक्ति, सैनिक शक्ति, राष्ट्रपति के बाद क्या क्या सैनिक शक्ति, समाधान की शक्ति, राजनीतिक शक्ति, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। समाधान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, क्या क्या क्षमा कर सकता है, ये सब पूछा जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ही, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरह की और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप मिस करेंगे तो मिस कर देंगे, और एग्जाम में भी आप क्वेश्चन को मिस कर देंगे, ठीक है। आपको जो उचित लगे आप करिए। देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। किस किस की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन सरल शब्दों में कैसे पूछा जाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, या प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? दोनों ही सेम चीज़ है। तो ये कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी, यानी कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अंध सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ये जब जितने भी लोग हैं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि राष्ट्रपति के अंदर ही आते हैं ये लोग, न्यायपालिका, ये सॉरी, जो मंत्रिमंडल हैं और प्रधानमंत्री हैं। तो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन सारे ही पॉइंट पूछे जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति जी दिलवाएंगे। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रहेंगे वो दिलवाएंगे। तो दोनों ही एक दूसरे को दिलवाते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक, उनको ही ध्यान रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ दिलाएगा। शपथ से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखो, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राज्यों के राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यसभा के नहीं, सॉरी, उच्च न्यायालय, यानी कि जो उस राज्य की उच्च न्यायालय होगी, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो यहाँ पे राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको जो सबको बहुत ज़्यादा लोगों को क्यों नियुक्त कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी नियुक्त कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ। यहाँ पे आपको ध्यान बस 2-3 पॉइंट देखना है, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीशों को, ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं, वहाँ से भेजते हैं, आपको तो पता ही होगा ये सब। विधायी शक्तियाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति संसद का विभिन्न अंग है। देखो, संसद हमारा बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 को मिला के। संसद के 3 अंग हैं, तो उनमें से एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है लोकसभा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी कि क्या क्या विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं? संसद के सत्र को आहूत करने,
सत्र अवसान करने और लोकसभा भंग करने के संबंधी अधिकार, यानी लोकसभा को भंग कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, यानी कि राज्यसभा में या लोकसभा में या फिर दोनों में अपनी बात बोलने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के समय प्रथम सत्र में आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद द्वारा पारित विधेयक, कोई भी विधेयक अगर संसद द्वारा पारित किया गया है तो राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो उसके बाद वह कानून बन जाता है। ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको बस चौथे पॉइंट ध्यान रखना है। संसद में निम्नलिखित विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता है। देखो, विधायी शक्तियों में से आपको तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना पड़ेगा, राष्ट्र को मैं बताऊंगा अभी अच्छे से, लेकिन उससे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, चौथा वाला। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, राष्ट्रपति साइन करने के बाद। और यहाँ पे देखिए, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, इस पे जो है पूर्व सहमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की। अगर ऐसा आप कुछ नाम वगैरह चेंज कर रहे हैं तो पहले राष्ट्रपति से आप सहमति लेंगे। धन विधेयक अगर पास कर रहे हैं किसी लोकसभा के अंतर्गत, राज्यसभा के अंतर्गत, लोकसभा के अंतर्गत ही जनरल धन विधेयक पारित किया जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये निर्णय कौन लेगा? ये लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वही ये निर्णय लेते हैं। तो ये जो धन विधेयक पास कर मतलब पेश करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। और संचित निधि से व्यय अगर आपको करना है, जो रिजर्व रेशियो रहता है हमारे मतलब इंडिया के बैंक में जो पैसा रहता है, तो अगर संचित निधि से अगर आपको खर्च करना है तो आपको राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी होती है। ऐसा कराधान जिसमें राज्य हित जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति की लेनी होती है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है, देखो, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, मतलब पहले लोकसभा में पेश किया गया, फिर बाद में वो राज्यसभा में चला गया, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा आप सबको पता होगा, अभी बता चुका हूँ, 10 मिनट पहले ही बताया था। तो लोकसभा से अगर राज्यसभा में वो विधेयक जाता है, दोनों जगह से पास होना होता है कोई भी विधेयक को, ठीक है ना, ज़्यादातर विधेयक को। बट अगर मान लीजिए लोकसभा में इन्हें पास करके राज्यसभा में ये भेज दिया, ये लोकसभा है, ठीक है, और ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा वाले क्या कर रहे हैं, इसको पास नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट करके वापस भेज दे रहे हैं लोकसभा में। तो इस स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा वाले कुछ सुधार अगर करने को राज्यसभा वाले बोल रहे हैं तो सुधार करके दोबारा भेजेंगे। लेकिन अगर दोबारा भी अगर राज्यसभा वाले रिजेक्ट करके इसको दोबारा लोकसभा में भेज देते हैं, तो इस स्थिति में अगर इन दोनों के बीच समन्वय नहीं बन पाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो इन दोनों के यहाँ राज्यसभा के जो सांसद रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे, और लोकसभा के जो प्रतिनिधि रहेंगे, इन दोनों ही प्रतिनिधियों को, दोनों जगह के सभी लोगों को एक साथ बैठाया जाएगा एक ही जगह पे, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, बट उनको जो है दोनों को बुलाएगा कौन यहाँ की, कि आप यहाँ पे आप दोनों लोग बैठ के इसको डिस्कस करिए, इसको बुलाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। समझ पाए आप? मतलब राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आयोजन करवाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, बुलाता है दोनों को बैठने के लिए, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत। कैसे याद रखेंगे इसको? आपने वो ध्यान रखा होगा कि जैसे माला, जो छोटी छोटी माला होती है, तो अपन उसको पिरोते हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड होंगे आप तो पता होगा। तो माला में कितनी दानें रहती हैं? 108 दाने रहते हैं। तो 108 बार किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये जो माला रहती है ना, ये क्या है? संयुक्त है, एक दूसरे से जुड़ जुड़ के ही बनी है क्रम से, ये संयुक्त है। ये संयुक्त बैठक जो बुलाया जाएगा, ये 108 आर्टिकल के तहत ही बुलाया जाएगा। मैंने इसी ट्रिक से याद किया है, और एक बार आप इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। संयुक्त तो मतलब माला, माला में कितने मंत्र दाने होते हैं? 108। तो 108 से रिलेट करके आप ध्यान रखिए, संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति जो बुलाते हैं, तो ये 108 आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत बुलाते हैं। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाती है, अन्यथा नहीं। संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार, यानी कि जो आंग्ल समुदाय या फिर किसी भी, देखो यहाँ पे लिखा है, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के अध्यक्ष
लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है, बट ये अभी जो है कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे देखो लोकसभा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है लोकसभा के अंतर्गत से। ये आर्टिकल संविधान का 104वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2019 में। उसके अंतर्गत से लोकसभा के अंतर्गत से जो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ऐसे अंग्रेज जो अब भारतीय बन चुके हैं बहुत पहले से रहते रहते, ठीक ना, या उनके बच्चे जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा के अंतर्गत से हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन सन 2019 के अंतर्गत से। ये आपको ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट राज्यसभा में अभी भी प्रतिनिधित्व है। नियुक्ति कौन करेगा? ये हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। अध्यादेश जारी करने से शक्ति क्या है? संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होगा। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती। यानी कि जब दोनों सदन जो है सत्र में रहेंगे, यानी सत्र में उनका कार्यकाल चल रहा होगा, तो राष्ट्रपति उन पर कोई नियम कानून अपना छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नहीं है, उस पर नियम कानून बना के कुछ समय के लिए दे सकता है। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है 6 सप्ताह के लिए। नेक्स्ट देखो, सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। इसका मतलब देखो, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है हमारे इंडिया के अंतर्गत? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो तीनों सेनाएं अग्नि, वायु और अपनी मिलिट्री आर्मी, ये मतलब जो तीन हमारी सेनाएं हैं, तो इन तीनों, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, एक बार फिर से सुनो। जो हमारे तीनों सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ठीक है, तो इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं ना, ये हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। बट एक्चुअली ऐसा मतलब बोला जाता है, बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसकी जो है लिखा है ना यहाँ पे, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। विधि द्वारा नियमित मतलब ये नियम कानून से ही नियमित होता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के बाद पूरी शक्तियाँ आ गई, सेना के प्रमुख हो गए, तो राष्ट्रपति तो फिर तो तख्ता पलट भी कर सकते हैं, बोलेंगे आज से मेरा सैन्य शासक हो गया, जैसे जनरली पाकिस्तान के अंतर्गत चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है अपने इंडिया के अंतर्गत। अपने इंडिया के अंतर्गत सब कुछ नियम कानून से अंतर होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और भी ध्यान रखनी है आपको, कि जो इसका मतलब बनाया तो गया है हेड राष्ट्रपति जी को, बट ज़्यादातर हस्तक्षेप इसमें पूरा का पूरा जो हस्तक्षेप होता है, मुख्य जो कार्य करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। बस नाम बस रहता है कि राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, एवं भारत में जो विदेशों के राजदूत जो आते हैं उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन मतलब ठीक कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप रहो इंडिया के। ये सब कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस आगे देखो, क्षमादान शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्षमादान की शक्ति का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई अपराधी है जो कि गलत करके उसको सजा दे चुका है हमारा न्यायालय, वहाँ पे राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो उनको जो है माफ़ कर सकता है। कि ये जो अगर मान लीजिए मृत्युदंड दिया गया है, तो या तो वो चाहें तो बाइज्जत बरी, मतलब बाइज्जत तो नहीं, लेकिन मतलब वो चाहें तो राष्ट्रपति के पास ये क्षमता होती है कि वो उसको वहाँ पे उसके जो भी उस पर आरोप लगे हैं, यानी कि जितने साल की सज़ा दी है, सज़ा में को कम कर सकते हैं, या तो उसको मतलब छुड़वा सकते हैं। तो ये जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास होती है। देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण का मतलब वही सबका मतलब यही है, या तो पूरी तरह से क्षमा कर दो या तो कुछ कम कर दो। ये शक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। बंदीकरण यानी कि जेल के अंदर है तो उसको हटा दिया जाता है, और दंड मतलब जो, अगर दंड समझते ही हैं, क्या बताऊँ इसमें, तो इसको जो है हटा दिया जाता है, या दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल कर कम कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड का लघुकरण करके कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित कर देंगे। मृत्यु दंड दिया गया है अगर मान लीजिए न्यायालय के थ्रू, तो उसको राष्ट्रपति जी बोलेंगे नहीं, मृत्यु दंड मत दो, इसको जो है आजीवन कारावास कर दो। इस तरह से कुछ नियम कानून में मतलब राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि उसको थोड़ा सा बहुत छूट दे सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट है यहाँ पे। देखो इसमें से एक पॉइंट आपको ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास आपने क्षमादान के लिए अर्जी भेज दी,
लेकिन राष्ट्रपति जी ने उसको अगर रिजेक्ट कर दिया आपका, तो आप दोबारा से उनके पास ये अर्जी नहीं भेज सकते हैं कि हमको मतलब जो है क्षमा करवा दीजिए। ये पॉइंट पूछते हैं। जब क्षमादान को पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, यहाँ से आपको पॉइंट ध्यान रखने की आवश्यकता है। इधर तो चलो ठीक है, मैंने जो बताया आप याद कर चुके होंगे। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या हैं? आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 18 के अंतर्गत है, यानी कि भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित चीज़ें लिखी गई हैं, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक है। मैंने बताया था आर्टिकल 52, 56 और 60 चार के डिफरेंस में, तो याद कर लेना है। आर्टिकल 352 से 356, 356 से 360 यहाँ पे देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, लूसेंट को याद करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप अगर इसको अलग अलग ट्रिक बना के याद करेंगे तो डेफिनेटली इतनी सारी ट्रिक बनाएंगे, हर चीज़ का अलग ट्रिक बनाएंगे। इससे अच्छा है हर चीज़ को उसी के सीधे सीधे ही याद कर लो, क्योंकि वहाँ से जो आप सीधे याद करे रहेंगे ना, वो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा और आप उलझेंगे नहीं चीज़ों में। तो आपको सीधा सीधा क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल 352 से हमारा स्टार्ट होता है क्या, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। और आर्टिकल 352 में क्या है, 360 में क्या है, 356 में। अब बस इसको आपको याद रखना है, 352 से 354 आता है, ठीक है। और 54 से क्या आता है, 60 आता है, चार के डिफरेंस में है, तो सॉरी 356 आता है, चार के डिफरेंस में। 352 में 4 जोड़ोगे तो 356 होगा, 356 में फिर 4 जोड़ देना तो 360 आ जाएगा। तो ये टोटल 3 राष्ट्रीय आपातकाल से सीधे राष्ट्रपति के पास आपातकाल की शक्तियाँ हैं। और इसमें क्या क्या है ये आपको बढ़ के मैं सुनाता हूँ, फिर कंफर्म कर दूंगा अच्छे से डिटेल में। देखो, देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत है, ठीक है। क्या समझ पा रहे हैं? भाग 18 में राष्ट्रीय आपात मतलब राष्ट्रपति के आपातकाल के संबंधित शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 यानी 352 से 360 के अंतर्गत ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति जी जो होंगे हमारे, वो 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के लागू किए जा सकते हैं। किन किन प्रकार से? देखिए, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, ये जो होता है यही सबसे खतरनाक होता है। अगर किसी देश ने दूसरे देश ने हमारे इंडिया पे हमला कर दिया है और राष्ट्रपति जी को अगर लगता है कि हमको आपातकाल अब लगा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी यहाँ पे आपातकाल लगाएंगे। क्या आप भी इस बात को समझ पा रहे हैं? तो वो वाला जो आपातकाल लगेगा, ये लगेगा आर्टिकल 352 के अंतर्गत, ठीक है। सबसे खतरनाक कौन होगा? 352 वाला। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। समझ पा रहे हैं क्या आप? अब नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों में संविधान तंत्र के विफल हो जाने के कारण से उत्पन्न आपातकाल को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति शासन। जैसे हम कहते हैं कि अभी मान लीजिए, अभी आपको पता होगा मणिपुर वाला केस जो हो गया, वहाँ पे जो है संविधानिक तंत्र विफल हो गया। मान लीजिए पुलिस अच्छे से कार्यवाही नहीं कर पा रही, लोग कुछ भी दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेती है। तब वहाँ पे जो क्या बोलते हैं अपन, मुख्यमंत्री जो होंगे वो मुख्य नहीं रह जाएंगे। वहाँ पे जो होगा राज्यपाल मुख्य अधिकारी के तौर पे काम करेगा, जो उसको सही लगेगा। तो ये जो है आर्टिकल 356 क्या किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जैसे राज्यपाल, अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति शासन हो गया आर्टिकल 356 के अंतर्गत। और आर्टिकल 352 या 352 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किसी राज्य के अंतर्गत नहीं लगाया जाएगा, पूरे देश के अंतर्गत लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा? जब किसी दूसरे देश ने हमारे देश पे हमला कर दिया, या हमारे देश ने किसी दूसरे देश पे हमला कर दिया, और जहाँ पे सब कुछ संभालने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक होगा, तो पूरे देश में वह राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और वित्तीय आपातकाल कब लगता है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 यानी 360 के अंतर्गत है। न्यूनतम अवधि 2 माह यानी कम से कम 2 माह के लिए वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल का मतलब ये है कि हमारे देश में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जब पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तब ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना। अभी तक हमारे इंडिया के अंतर्गत कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये 2 आपातकाल आपके लग चुके हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण से जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये 352 के अंतर्गत लगा। देखिए, मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये हर एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आपको बस किसी भी हाल में याद रखना है। उधर के आपके पॉइंट जितने बताया हूँ नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं स्टार लगा के आपको बता रहा हूँ, बस आपको उतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। समझ में आई क्या बात आपको? देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा।
इरिटेशन होता होगा शायद आपको भी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अगर को किसी चीज़ में अगर राष्ट्रपति जी को डाउट लगता है तो वो जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं कि ये हम काम करना चाहते हैं, ये सही होगा कि नहीं होगा, और वहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय उनको परामर्श दे सकता है। बट राष्ट्रपति जी उस बात को उनके परामर्श को मानेंगे या नहीं मानेंगे वो राष्ट्रपति जी स्वतंत्र हैं, ठीक ना। बाध्य नहीं है कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने ये जो कह दिया वही हम करें, राष्ट्रपति जी इसके लिए बाध्य नहीं होंगे। ये बस पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और हम लोग 10वां पॉइंट देखते हैं और यहाँ पे हमारा ये पॉइंट खत्म ही होने वाला है। जस्ट इसको रीड आउट करेंगे अपन। देखिए, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेब जेब वीटो जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं। तो जेब वीटो बोलते हैं अपन, वीटो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहते हैं तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देंगे। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? ये है 1986 में सबसे पहले, कुछ पॉइंट मिसिंग है मेरे को लग रहा है, चलो इसको अपन पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा, अभी कंफर्म कर लेंगे। 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, इन्हीं का बस मेरे को नाम ढूंढना था, तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने क्या किया था, सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया था। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी विधेयक है, अगर कोई भी विधेयक अगर संसद पास कर देती है तो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा वो कि राष्ट्रपति जी आप इस पर साइन कर दीजिए, और राष्ट्रपति जी को अगर लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो क्या करेंगे, फिर से लोकसभा में भेज देंगे, तो वहाँ पे सुधार करके उनके पास दोबारा भेज दिया जाएगा। अगर लेकिन राष्ट्रपति जी को अगर लगता है इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इसको अपने जेब के अंदर डाल लेते हैं, बाद में जब होगा हम लोग इसको देखेंगे। तो इस जो चीज़ है ये राष्ट्रपति की एक शक्ति है, वीटो की शक्ति, जेबी वीटो की। इसका सबसे पहले प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने जो 1986 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित डाकघर संशोधन विधेयक था, इसके लिए उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। समझ में आई क्या आपको? और 3 वर्ष पश्चात सन 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। क्या मतलब है इसका? जो मैंने बताया वही पॉइंट है कि मतलब जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह ने उसको जो वहाँ पे जो संसद में विधेयक पारित किया गया था, ये संशोधन विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इस जो यहाँ पे इनके पास जो वो पर्ची आई उसको इन्होंने मान लीजिए कि अपने जेब में रख लिया, जेबी वीटो का प्रयोग किया और वहाँ पे संशोधन के लिए उनको नहीं भेजा लोकसभा के अंतर्गत, तो उनको अपने पास ही रख लिया। लेकिन 3 साल बाद जब अगले राष्ट्रपति बने दूसरे आर वेंकटरमन, तो उनके पास ये फाइल रखी हुई थी, उस जेब में मान लीजिए रखी हुई थी, तो उन्होंने इसको जो है दूसरी सरकार आ चुकी थी तब वहाँ पे उन्होंने भेजा पुनर्विचार के लिए कि इस पर कुछ संशोधन करना चाहिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो बाद में सरकार ने उसको क्या है कि वो जो विधेयक था उसको कैंसिल ही कर दिया था। ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए पता होनी चाहिए, बट याद क्या रखना है कि ज्ञानी जैल सिंह ऐसे पहले भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सॉरी, टंग्स फिसलने लगती है दोस्तों ज़्यादा लंबे समय से बात करते करते। देखो नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्तीय आयोग की सिफारिशों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन में संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और मैं ये ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर तथा 1 बार राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि देखो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार शुरू में ही लगातार 2 साल तक राष्ट्रपति थे, उसी समय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर थे, और उसके बाद जब ये इनका कार्यकाल खत्म हुआ, जैसे ये 2 साल इनका खत्म हुआ और इनका भी 2 साल खत्म हुआ, तो तीसरी जो बार आए तो ये उपराष्ट्रपति से सीधे राष्ट्रपति के पद पर आए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। समझ में आई क्या? देखिए, केवल वीवी गिरी ने निर्वाचन के समय
क्या हो रहा है? निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। और देखिए, केवल नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए थे, फिर अगली बार में मतलब निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। आपको बस ये नाम ध्यान रखना है। कहाँ देखिए यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी, इनका नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो आपको नाम क्या ध्यान रखना है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो आज का। थोड़ा लंबा हो चुका है, सॉरी, बट क्या सॉरी इसके लिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्या है कि पॉइंट जो है काफ़ी बड़े हैं, ठीक ना, और इनमें से जो मैंने पॉइंट आपको इतने बताए हैं अभी तक, तो उनको सबको ही आपको पॉइंट दिमाग में बैठाना है। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है इस कारण से, उसके लिए मैं दिल से आपसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन पॉइंट आपको एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार वीडियो को जो है आप फिर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। और अभी नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है एक एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, मतलब हल्के में मत लेके पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद में आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो लुसेंट पढ़ रहे हैं बट अच्छे से उनको याद नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको पास ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो पे या हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं आप, तो चैनल को बहुत ही अच्छे से पहले नंबर पे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए इस तरह से हंसते रहिए और मस्त से मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।